वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत की इस भरमार की वजह से जो पाकिस्तानी मईशत का हाल हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तमाम मार्केटें बुरी हालत में है, स्टॉक मार्केट भी मंदी की जानिब है और हमारे पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है वो डॉलर के मुकाबले में शदीद कम हो चुकी है। अब तमाम तर सिनेरियो में ये देखना है कि 2021 से लेकर 2022 में पाकिस्तानी मईशत किस गिरावट का शिकार हुई है और किन किन टर्म्स की वजह से शिकार हुई है। यकीनी तौर पर इस सब का खुलासा तो यही निकलता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान इस वक्त मईशत की इंतहाई तंग गली से गुजर रहा है और डिफॉल्ट की आवाज़ें भी गूंजना शुरू हो गई हैं। मगर इस सब का आगाज कहाँ से हुआ 2022 के तमाम अदादोशुमार के साथ, वो आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं पाकिस्तानी रुपये की गिरावट और डॉलर की उड़ान से। साल 2022 के दौरान डॉलर की कीमत में 48 रुपये से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। साल 2022 में पाकिस्तानी रुपये के लिए ये इंतहाई बुरा साल था। मजमूई तौर पर 2022 में पाकिस्तानी रुपये की कदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 48 रुपये 38 पैसे कम हुई। 2022 में पाकिस्तानी रुपया मुसलसल दबाव का शिकार होता रहा। दो जो वजारत ख़जाना है वो भी तब्दील हुई। जो नई हुकूमत थी, इससे पहले जो शौकत तरीन साहब थे, उनके दौर हुकूमत से भी ये डॉलर जो है ये हमेशा पाकिस्तानी रुपये को पछाड़ता रहा। 1 जनवरी 2022 को डॉलर की पाकिस्तानी करेंसी की कीमत में 176.74 रुपये थी, जो अब बढ़कर 225 रुपये 12 पैसे हो चुकी है। 1 फरवरी में डॉलर की कदर 176 रुपये 42 पैसे और 1 मार्च को 177 रुपये 41 पैसे थी। अप्रैल में रुपये ने अपनी कदर मजीद खोई और डॉलर 184 रुपये का हो गया। मई में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तानी रुपया 186 रुपये 62 पैसे की सतह पर पहुंच गया। जून में डॉलर ने 11 रुपये की छलांग लगाई और 1996 रुपये 86 पैसे की सतह पर जाकर खड़ा हो गया डॉलर जो था पाकिस्तानी रुपये की कदर में। जुलाई में डॉलर मजीद आगे बढ़ा और डबल सेंचुरी बना गया। फिर जुलाई में डॉलर की कीमत 204 रुपये 56 पैसे थी, जबकि अगले ही माह डॉलर ने साल की बुलंद तरीन सतह 238 रुपये 83 पैसे तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ती रही और करेंसी की कदर जो थी, हमारे पाकिस्तानी करेंसी की कदर वो कम होती रही, तो दूसरी जानिब वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहिब वजाहतें देते रहे कि इस वक्त हमारे जो IMF के साथ जो कॉन्टैक्ट करके गए हैं इमरान खान साहब, उसकी वजह से हमें मुसलसल डेप्रिशिएट होना पड़ रहा है, हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ा है। सितंबर में मुफ्ता इस्माइल साहब की जगह पर इसहाक डार साहब को वजारत ख़जाना का जो कलमदान था वो सौंपा गया और उम्मीद रखी गई कि याद आएंगे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तानी रुपये की कदर में इजाफा हो जाएगा, मईशत के हालात संभल जाएंगे, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, स्टॉक मार्केट में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और पाकिस्तानी जो अवाम है वो खुशहाल हो जाएगी। मगर ये भी ना हुआ और डॉलर की कीमत जो थी वो कम होकर 218 रुपये 28 पैसे तक जरूर गई, लेकिन पाकिस्तानी रुपये के ऊपर वो इस्तेहकाम ना आ सका जो आना चाहिए था। इसहाक डार साहब के इस सारे महारत तजर्बे ने भी सिर्फ एक ही माह डॉलर को पछाड़ के रखा। अगले माह अक्टूबर में डॉलर फिर 227 रुपये 28 पैसे का हो गया। नवंबर में डॉलर की कीमत कदरे कमी जरूर वाक़ हुई उसमें, लेकिन डॉलर 200 रुपये 64 पैसे का होकर भी अपनी जगह पर यूं इन्फ्लेशन रेट को जो है कंप्रोमाइज़ करता रहा कि पाकिस्तानी जो मार्केट थी वो फोकस नहीं रख पा रही थी और पाकिस्तानी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर यहाँ पर अपना पैसा लगाता या इन्वेस्टर यहाँ पर पाकिस्तान को अपनी सिक्योर प्लेस समझता। रुपये की गिरावट इक़्तिसादी इस्तेहकाम की कोशिशों के बावजूद जो बारूदी सुरंगें थी वो पाकिस्तान की मईशत में साबित हुई और मईशत पर तकरीबन कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि मुल्क के डिफॉल्ट होने की आवाज़ें आने लग पड़ी। इसके बाद आते हैं सोने की जानिब। आलमी मंडी में सोने की नरखों में इजाफे के बाद मकामी सराफा बाजारों में भी सोने की उड़ान जारी रही। मकामी सराफा मार्केट के मुताबिक मुल्क की सतह पर सोने की फ़ी तोला कीमत में 3900 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 1,78,800 रुपये तक बढ़ गई, जबकि 10 ग्राम कीमत 3344 रुपये इजाफा के बाद 1,53,292 रुपये रह गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत गुज़िश्ता 12 डॉलर इजाफे के बाद $1808 की सतह पर रिकॉर्ड की गई और ये
ये सिर्फ सोने के साथ नहीं हुआ, इसके बाद चांदी और दीगर जो धात थी वो भी जो है अपनी कीमत उनकी बढ़ती रही। इस तरह हमारी जो मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री है उसमें भी सिल्वर और जो कार्बन है और ये जो हमारी जो लोहे की कीमतें होती हैं इनमें भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जो आम इंडस्ट्री थी, जो छोटी सनत है, वो भी मुतासर होकर रह गई। कई बंद हुई, कई भट्टियां बंद हुई, क्योंकि जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं आ पा रही थी और कई जो लोग हैं पाकिस्तानी अवाम के वो बेरोजगार हुए। अब आते हैं गंदम की जानिब, जो बिल्कुल एक आम आदमी का इशू है। आम आदमी जिसने 2 वक्त की रोटी खानी होती है, ये उसका इशू है। पंजाब की ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमतें 4100 रुपये फी मन तक पहुंचने से नया मुल्की रिकॉर्ड बन गया। फ्लोर मिल्स को योमिया 18,600 टन की बजाय 21,000 टन गंदम फराहम की गई, जिससे योमिया सरकारी आटा सप्लाई में 96,000 थैलों का इजाफा तो हुआ, लेकिन जो कीमत थी वो आम आवाम की पहुंच से दूर होना शुरू हो गई। अब आते हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने जो मजीद एटम बम गिराए, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए आम आवाम के ऊपर, वो अगर हम बात करें तो तकरीबन इसहाक डार साहब ने भी ये एक नया इनिशिएटिव लिया है और वो कहते हैं कि जनाब टैक्सेस की शरह में इजाफा किया जाए, आम लोगों के ऊपर जो है टारगेटेड सब्सिडी देकर टैक्सेस में इजाफा किया जाए ताकि मौशियत को संभाला दिया जा सके। इस पर इसहाक डार साहब ने FBR की टीम पर मौशी नुक्ता नज़र से होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक पोजीशन लेने पर जोर देते हुए कहा कि टैक्स मजीद जमा किया जाए ताकि पाकिस्तान की मौशियत को संभाला दिया जा सके। इस पर चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने वजीर खजाना का FBR जो उनका विंग था, उन्होंने इसका खैर मकदम किया और नवंबर और दिसंबर 2022 के महीनों के रेवेन्यू अहदाफ और FBR की कारकर्दगी के बारे में तफसीली अदाद शुमार उनके सामने रखे, जिसके बाद ये नई चीज़ें भी मुतवक्का हैं जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर, मईशत के ऊपर नए टैक्सेस भी लगने वाले हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की जानिब, जहाँ पर लोग पैसा लगाते हैं और समझते हैं कि शायद हम महफूज रहेंगे और ऐसी महफूज बचत हम कर लेंगे या कुछ अमीर हो सकेंगे या कुछ ऐसा काम कर सकेंगे जिससे पाकिस्तान के हालात जो भी होते रहे हम उनमें अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स और मार्केट की कैपिटलाइजेशन साल 2022 की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स आज 479 रुपये की जो कदर है वो खो चुका है। इससे कबल रवां साल जुलाई में 100 इंडेक्स 100 और 39,000 रुपये पर जो बंद हुआ था, लेकिन आज रजिस्टर्ड हुई इंडेक्स की कम तरीन सतह जुलाई से भी नीचे 39,276 रुपये पर मौजूद है। मार्केट जराए इंडेक्स की गिरावट का सबब सियासी बेयकीनी और ज़र मुबादला की किल्लत को बताया जाता है। जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में कम हुई और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क में वो इस्तेहकाम नहीं आ सकता, वो बड़े फैसले नहीं हो सकते जो मौशी चैलेंजेस को फेस करने के लिए चाहिए होते हैं। इन तमाम अदादोशुमार के मुताबिक सरकारी मालियाती जायजा रिपोर्ट सामने आई, इसने तमाम हकायक की कुली खोल कर रख दी। इसने बताया कि माली साल 2020-2021-22 की सालाना जो रिपोर्ट है, इसमें तरक्की जो शरह होती है ऐलान करदा हदफ 3 से 4% कम रहेगी, जबकि महंगाई की शरह 20% से बुलंद रहने का भी इम्कान है। ये तमाम तर सिनारियो, तमाम तर अदादो शुमार, तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपके सामने रखे और अब हुकूमत इसके ऊपर जो प्लान कर रही है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 की सालाना मौशी जायजा रिपोर्ट तो पेश कर दी, जिसके मुताबिक सैलाब की तबाहकारियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही मुल्क की नमो के इम्कानात को शदीद मुतासर कर सकती है। ये उनका अपना मौक़िफ़ है, जिसकी वजह से वो कर्जे भी रोल ओवर करवाने की कोशिश में है कि हमें जो कुदरती आफात से भी निपटना पड़ा और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो हमें IMF की जानिब से या दीगर ममालिक की जानिब से दिए गए थे। सब्सिडीज़ के खात्मे और ईंधन के टैक्स में इजाफे से महंगाई का रुझान आइंदा भी बरकरार रहेगा। रवां माली साल टैक्स वसूलियों के साथ नॉन टैक्स आमदन में भी इजाफा मुतवक्का है। माली साल 2022 में हकीकी मुआशी शरह नमो मुसलसल दूसरे साल लगभग 6% रही। दरामदाद में कमी से जारी खाते का खसारा GDP ग्रोथ रेट 4.6% से नीचे रहने का इम्कान है, जो इंतहाई ऐसे एज पर पहुंच चुका है जिससे डिफॉल्ट का खदशा हमारे सरों पर मुंडला रहा है। बातें बेशुमार हैं, अदादो शुमार मेरे सामने भरे पड़े हैं, लेकिन इसमें गोरख धंधे में उलझने से बजाय मैं आपको तमाम तर चीज़ों का खुलासा करूं तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस वक्त हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि शायद खुदा न खास्ता हमें डिफ़ॉल्ट का सामना भी करना पड़ जाए। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम पंजाब से बढ़कर तमाम पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। पंजाब इसकी जड़ बनता जा रहा है, जहाँ पर परवेज़ इलाही साहब और दीगर PDM और इमरान खान साहब के दरमियान एक रस्साकशी जारी है।
तमाम सियासत के इस खेल में मौशियत का जो निचोड़ हमारे सामने आया है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। बहुत समझा जाता था कि साख डार साहब वापस आएंगे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, इन्वेस्टर्स भी अपने साथ लेकर आएंगे, डॉलर को उन्होंने कहा कि 200 से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल की आलमी कीमतों में भी इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में तमाम तर इस वक्त जो ममालिक हैं वो मार्केट से सस्ता तेल दे रहे हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में वो दिया जाता है जिस तरह कोई खैरात दी जाती है, कभी 2 रुपए कभी 5 रुपए, और अगर 10 रुपए का कमी कर भी दी जाए तो वो भी इसमें आटे में नमक के बराबर होती है, क्योंकि आलमी मार्केट्स में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इंतहाई कम सतह पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन तमाम दर ग्राउंड जो है वो बनाई जा रही है इसलिए कि एक सियासी जमात के लीडर को वापस लाया जा सके, वो आकर ऐसी विक्ट्री स्पीच दे, वो आकर ऐसी वो छक्का मारेगा जनाब, उसके आने से या ये उनकी हुकूमत के आने से मौशत को ऐसी लगाम डाली गई कि रुपया भी नीचे डॉलर भी नीचे आ गया, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो गई, पाकिस्तान की मौशत में भी बेहतरी हो गई। लेकिन हकीकी तौर पर हम ये एक आर्टिफिशियली तौर पर ये चीज़ें दिखा तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये असल मुहरकात क्या हैं। जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उन्होंने जो फॉरेन रेमिटेंस जो पाकिस्तान में भेजते थे उसमें इंतहाई कमी, ये भी एक बहुत बड़ा खसारा, एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब किसी घर में लड़ाई होगी तो वहाँ पर अमन नहीं आएगा, अमन नहीं आएगा तो कोई भी काम पर नहीं जाएगा, काम पर नहीं जाएगा, काम ठीक तरीके से नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। ये तमाम मुख्तसर खुलासा है पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल का। नाज़रीन, इस पर हम मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मियाँ हबीब साहब, सीनियर तजियाकार, और हारिस अतीक साहब, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद दिशान मर्चेंट साहब हैं, सदर हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तमाम तर मौशत का जो खुलासा मैंने इस साल का आपके सामने रखा है उस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हारिस अतीक साहब, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और दिशान मर्चेंट साहब, सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हारिस साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या समझते हैं पाकिस्तान की मौशत इस वक्त डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच चुकी है? मौशत ने जो कर्जे वापस करने हैं, और ये तमाम एक मैंने खुलासा पेश किया है जिसमें डॉलर की उड़ान है, जिसमें सोने की कीमतों का मामला किया गया, जिसमें इंडस्ट्री को डिफ़ॉल्ट होने का खदशा है, जहां पर जो है गंदम के मामले पर भी मैंने एक बात उठाई। तो आप इस तमाम तर सिनेरियो के ऊपर आपका एक जनरल मौक़िफ़ क्या है सर, बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर बहुत ऐसे तरीके से खूबसूरती से सारी इस टाइम पे जो मामला चल रहे हैं, बेशक रुपी डॉलर डिस्पैरिटी हो, पैरिटी हो, इसी तरह जो इंडस्ट्री का हो, ओवरऑल जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, ख्वाह वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ख्वाह आपका रिटेल सेक्टर हो, ख्वाह आपका सर्विसेज सेक्टर हो, कोई सेक्टर अपनी पूरे पोटेंशियल पे इस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। एक हैजानी कैफियत है। उसकी दो मेन वजूहत है। एक तो जो आपके मुल्क में इस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में ना होने के बराबर है। जिस मुल्क में इंटरबैंक डॉलर का रेट 1 हो और उससे 20, 25 या 30 रुपए के फर्क से ओपन मार्केट का रेट हो, ब्लैक मार्केटिंग इस टाइम पे अरूज पे है, रेमिटेंसेस आपके इनफ्लोज कम हो गए हैं। तो बहुत सारी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इस टाइम पे अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रहा है। और आपने जिस तरह सर, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि कोई भी सेक्टर अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दिस, ये जो हमारी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। मगर इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं कारोबारी तबके को एक लाइफ लाइन भी तो चाहिए ना। आपको समझते हैं कि लाइफ लाइन हमें मिल सकती है इस हुकूमत से, या वक्त जो अर्ली इलेक्शन हैं या इलेक्शन इसका हल है? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इलेक्शन से पहले हल होती हुई नजर नहीं आएगी हमें। आपकी बात बेहद ठीक है, क्योंकि देखिए इस मुल्क में जितना, अगर मैं सियासी वैसे गुफ्तगू बहुत कम करता हूँ, अगर सियासी तौर पे अगर मंजरनामा देखा जाए तो दो बड़े जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीडीएम है या पीटीआई है, उनका शेयर इक्वल है, इनका शेयर इस हिसाब से इक्वल है। उसी हिसाब से वो अपनी रस्साकशी के अंदर लगे हुए हैं। इस टाइम पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैशियत की बात तो जरूर करती है, मगर अमली तौर पर उसके ऊपर काम कोई नहीं कर पा रहा। उसके अलावा जो आईएमएफ का प्रेशर है हमारे ऊपर, जो आईएमएफ ने आपके साथ सामने नई शराइत रख दी है, छोटे ताजिर को वो कहते हैं मजीद रिटेल नेटवर्क में लेके आया जाए, बिजली के तनखों के अंदर इजाफा किया जाए, आप और बेल्ट टाइटनिंग करें। कितनी बेल्ट टाइटनिंग करें आप? मजीद
इंडस्ट्री, मजीद आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, किसी तौर पे भी नए टैक्स के बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। आपका मैं बिल्कुल ये नए टैक्स वाली बात के ऊपर मैं ज़ीशान मर्चेंट साहब आपके पास आऊँगा। आपकी क्योंकि एक आपका सब्जेक्ट ही ये है और आपका टोटल तौर पर यहाँ पर एक बड़ी ऑब्जर्वेशन होगी। ये जो हमें अब एफबीआर ने ये एक नया टारगेट सेट कर लिया है मौशी सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद टैक्सेस लगाने का, और ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब इसको बड़ा इंडोर्स कर रहे हैं, बड़ा पुश कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। क्या समझते हैं कि पहले हम जो एक टारगेट सेट किया था हमने टैक्स कलेक्शन का, हम उसको अचीव कर पाए या नहीं? और दूसरी बात यह है कि अब मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो क्या इतनी सख्त है इंडस्ट्री में, आम आवाम में, कि ये तमाम टैक्स लागू होंगे और इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इम्प्लीमेंट होके ये तमाम इंडस्ट्री इतना टैक्स दे सकेगी? सवाल है कि क्या ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है या नहीं। सबसे पहले तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि पाकिस्तान में जो पिछले साल जो अपना टैक्स का अहदाफ रखा था उसको ना सिर्फ पूरा किया बल्कि जो है उसको बढ़ाया। तो जब हमने पिछले साल का टैक्स टारगेट कलेक्ट किया तो इसका मतलब है टैक्स देने का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो सिनारियो है वो सिनारियो ये है कि आपने इम्पोर्ट के ऊपर कर्टेल किया हुआ है, इंपोर्ट को कम किया हुआ है, रोका हुआ है। इस वक्त आपकी जो अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेसेस ने जो है पोजीशंस ली हुई हैं और वो जो है इस वक्त ना फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उस वजह से हो ये रहा है चूंकि आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, चूंकि हमारी एक्सपोर्ट में तकरीबन 60% रॉ मटेरियल जो है बहुत सी चीजें रैशनल प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब इसका मसला इससे हो ये रहा है कि अब आपकी जो फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर है वो बंद होना शुरू हो गया है, कराची में जो बिजनेसेस हैं वो बंद होना शुरू हो गए। तो अगर ये सारी चीजें इसी तरह से चलती रही तो आप जितने भी नए एडिशनल टैक्सेस लगा लीजिए वो टैक्स का टारगेट तो पूरा नहीं होते हुए नजर आता। अब तो करना क्या चीज है हमारे पास, हम पिछले कई अरसे से कई सालों से एक ही बात करता रहा हूं, मैं बड़े सारे चैनल से मैंने बात की है कि जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए हमारा इंपोर्ट्स का सेक्टर, एक्सपोर्ट का सेक्टर सब डॉक्यूमेंटेड है। चलिए बिल्कुल आपकी बात बजा है। तो ये टैक्स कलेक्शन से पहले हमें किन चीजों की तरफ फोकस करना होगा? एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनानी होगी जो इम्प्लीमेंट करवा सकें, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर प्रॉपर फ्रेमवर्क हो सके। क्या करना होगा ये टैक्स कलेक्शन से पहले? हमें गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए, विल होनी चाहिए कि क्या गवर्नमेंट वाकई सीरियस है या नहीं, उसको ये चीज करनी है या नहीं। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की विल नहीं होगी तब तक कोई भी चीज नहीं हो सकती। सिस्टम्स मौजूद हैं, एफबीआर अपना काम बड़ा खूबी से कर रहा है और एफबीआर के लोग जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके सामने क्या है? उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि आज कोई ऐसा टैक्स नया लाते हैं वो कोर्ट्स में चैलेंज हो जाता है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करते हैं। हमारा मसला ये है कि टैक्स जब भी लगे तो वो मुनसिफाना होना चाहिए, टैक्स जब भी लगे वो लोगों की सकत के हिसाब से लगना चाहिए। तो टारगेटेड टैक्स लगना चाहिए। लेकिन टारगेटेड टैक्स नहीं लगता जी। इसकी बड़ी आसान सी मिसाल ये कि जो जितना कमाता है वो उतना टैक्स दे। हमने जो है पिछले हम कई साल से बात करते हैं कि ज़राअत जो है चूंकि प्रोविंस का सब्जेक्ट है तो फेडरेशन उस पर टैक्स नहीं ले सकता। आज तक किस सूबे ने जो है वो ज़राअत पे टैक्स कलेक्ट किया है? आपके सामने है हर चीज। हमें जो है ना टैक्स लगना चाहिए, वैसे उसको तो फ्री ऑफ टैक्स नहीं होना चाहिए। जो कमाता है उसको टैक्स देना है भाई। यही तो हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि कुछ लोगों से टैक्स लेते हैं। क्यों आपके मुल्क में आज सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं? क्यों उन 30 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 लोग? एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद हमें इनको भी मुबर्रा नहीं रखना चाहिए। किसी को मुबर्रा नहीं होता, जो कमाता है उसे टैक्स देना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसे कमाता है उसे इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं सर आपके पास वापस आता हूँ। हारिस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है ज़ीशान मर्चेंट साहब की, बड़ी वैलिड गुफ्तगू है कि जो कमाता है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, उसको टैक्स अवेल करना चाहिए, उसको टैक्स देना चाहिए। आप क्या समझते हैं इंडस्ट्री के ऊपर क्या क्या जो है मजीद आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और इंडस्ट्री के क्या क्या मसाइल हैं? ये टैक्स का तो बड़ा मसाइल है, ये इंडस्ट्री बड़ा फेस करती है, क्योंकि ये बात हकीकत है। ज़ीशान साहब की बात को तो आप बड़ा इंडोर्स करेंगे कि आप लोग जो हैं वो कमाऊ पूत हैं, आप टैक्स दे देते हैं, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं आप कमाते तो वो भी हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते। क्या कहते हैं सर?
मैं ज़िशान साहब की पहले तो गुफ्तगू को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर राइज होना चाहिए। जो जितना कमाता है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, जो आपके चंद लाख लोग हैं, जो 30 लाख लोग जिसका ज़िशान साहब जिक्र कर रहे हैं, उनमें से कई तो सिर्फ रिटर्न के फाइलर है, टैक्स पेड नहीं है, वो टैक्स नहीं देते। इसी तरह जो कुछ चंद लाख लोग जो टैक्स देते हैं, इंडस्ट्री वाले हैं या जो बड़े रिटेलर्स अगर टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपने दोबारा टैक्स लगाना है। इसी वजह से ये टैक्स चैलेंज होते हैं, डबल टैक्सेशन सर का आप जो निजाम देखें ना, मुल्क के लाहौर अंदर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपके पास एक बड़ी लॉबी है, यकीनी तौर पर आप सूबे के कैपिटल के इस इदारे के मेंबर हैं, तो आपसे कोई हुकूमत सिफारिशात नहीं लेती, कोई तजावीज़ नहीं लेती इस मामले में, कोई बैठक या कोई इस तरह के मामलात में कहीं आपको बुलाया नहीं जाता कि चीज़ें सेटल डाउन करने से पहले? मैं समझता हूँ कि जी गवर्नमेंट जिधर एंगेज करना चाहिए, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। जैसा लाहौर चेंबर की आपने बात की, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो लाहौर चेंबर की नुमाइंदगी करते हुए हमेशा हमने टैक्स पेयर की इज्जत की ही बात की, जो टैक्स पेयर है उसके रिलीफ की बात की। अब हम नए टैक्स असेसीज के, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने नए टैक्स असेसीज कलेक्ट करे, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उससे मजीद टैक्स लेना बंद कर दे। आप नए टैक्स पेयर को किस तरह लुक्रेटिव किस्म का टैक्स सिस्टम बना के देते हैं या टैक्स कल्चर अपना डेवलप करते हैं कि हर बंदा खुद टैक्स पेयर बने। आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो रेशो है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह आप डायरेक्ट टैक्सेशन का फोकस रखते हैं, आप पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेशन है क्योंकि आपसे डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट होता ही नहीं है। आपके मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं खराबी है जिसको ठीक करने की जरूरत है। और बाकी जो बात रही इंडस्ट्री की, आपकी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर जो डिस्पैरिटी है वो आप कवर करते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट रेमिटेंसेस नहीं है, से। जिसकी वजह से हमें ये जीडीपी ग्रोथ और सारे मामलात में सर्कुलर डेट का सामना करना पड़ता है। अपना अचीव किया, उसकी वजह भी यही थी कि आपने प्रोजेक्ट की थी टारगेट ग्रोथ 2% की, और इनिशियली आखिर में वो हुई 6.2%। तो इसका मतलब है कि जो टैक्स रेवेन्यू आपने टारगेट अचीव करने की कोशिश की थी वो आप अचीव कर सके। इस साल आप टैक्स टारगेट अपना अचीव नहीं कर सकेंगे, जितने मर्जी मिनी बजट्स ले आए, या हमारी मैशियत इस टाइम पे मुतहम्मल नहीं है मजीद, या जो टैक्स पेयर है ऑलरेडी, इंडस्ट्री इस टाइम पे चल ही नहीं रही, तो टैक्स इन तमाम क्राइसिस में इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ये जिस तरह ज़िशान साहब ने भी बात की कि ये जो है इंपोर्ट हम चीज़ें कर नहीं पा रहे और जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें लिंक होती हैं। अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं कर पाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं हो सकेगा, तो सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा। तो किन मसाइल के बुनियादी तौर पर सामना होता है इंडस्ट्री को? देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपकी बिल्कुल सही बात है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसके अंदर 80%, 60 to 80% ऐसा रॉ मटेरियल है जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। आपका देखिए दो बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, जिसका सबसे बड़ा आपका एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल का है। फैसलाबाद का हाल आपके सामने है, फैसलाबाद में बैनर्स लग चुके हैं, और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मुतासिर हो गई है। ना गैस पूरे तौर पर मुहैया है और ना बिजली पूरी बिल्कुल ठीक तरीके सर, से आपका सर पॉइंट आ गया। ज़िशान साहब, मुझसे मेरे पास बिल्कुल वक्त मुख्तसर है, आपसे बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन कि सर क्या सूरत हाल में, इस सूरत हाल में जहां पर टैक्स मजीद लगाने की सोच विचार हो रही है, तो इसमें ये दायरा कार को बढ़ाया जाएगा? अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन को फौरी तौर पर इंप्लीमेंट कैसे करवाया जा सकता है? ऊपर सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट की जब तक विल नहीं होगी तब तक ये सर टैक्स बिल बेस भी नहीं हो बढ़ गई, सकता बिल भी है। हो गई, अगला काम क्या विल होगा? हो गई तो उसके बाद तो एफबीआर के पास मैकेनिज्म और टूल्स मौजूद हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ इन्फोर्स करना है। अच्छा, इन्फोर्समेंट जब वो शुरू करेंगे तो तब वो हो इन्फोर्समेंट में जाएगा। क्या प्रॉब्लम आती है सर? बैरियर्स कौन से हैं? इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम यही आती है कि जब तक एक ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शन में जो उसका एरिया है जब तक जाके वहां विजिट नहीं करेगा तब तक ये चीज नहीं हो सकती। ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाकर वर्क करने की जरूरत है सर। देखिए, जैसे अभी बात मैं आपसे कर रहा था कि 1000 कंपनियां पाकिस्तान का 75% से बिल्कुल ज्यादा सर, टैक्स आपका देती पॉइंट हैं। आ गया। मेरे पास वक्त मुख्तसर है। ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हारिस सदीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। मौशत के ऊपर हम बात कर रहे हैं और तमाम सियासी सूरत हाल में जो मौशत का हाल है और जितनी बुरी हालत में इस वक्त पाकिस्तान मौशत की तंगली से गुजर रहा है, यकीनी तौर पर ये सियासत का भी किया धरा है, नाहलियों का भी किया धरा है। कभी कोई पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तमाम तर चीज़ों में हम देख तो ये रहे हैं
कि अपनी अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफाद को डिरेल कर दिया गया है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस काबिल नहीं रही कि हम बगैर कर्ज़ों के या बगैर इमदाद के हम चल सकें। तमाम तर हमने किस्तें भी अदा करनी है, IMF भी हमारे सर के ऊपर है, हम ऑल्दो के फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं, लेकिन हमें उसका कोई खातिर खा फ़ायदा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हमारे पास बड़े फैसले करने के लिए किसी भी हुकूमत के पास कोई मैंडेट मौजूद नहीं है और तमाम तर जो मैंडेट है वो अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में लगाया जा रहा है। इस मौजूद पर बात करने के लिए मियां हबीब साहब सीनियर तज्जियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मियां हबीब साहब, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मौशत का ये बुरा हाल, ये पाकिस्तान की सियासी तौर पर जो पोजीशन है वो इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार, पाकिस्तान इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार, कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, कहीं कोई रोशन उजाला देखेंगे हम? असल में मसला ये है कि बिल्कुल रोशन उजाला और उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए। लोग जो है वो मौत के मुंह से भी बचकर जो है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो असल में होता है कि उसमें जज्बा कितना है आपका, आप में आगे बढ़ने का हौसला कितना है। लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के ये तमाम तर हालात के बावजूद जिन लोगों ने पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है, जो लीड कर रहे हैं, वो आपस में दस्तों गिरेबां हैं। और जब तक इस सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक इन्हें अकल नहीं आएगी, जब तक सर ये अकल आने के बारे में आप क्या कहते हैं? कोई उम्मीद का है, फिजा का कोई झोंका पूरी उम्मीद हमें मिलेगा? ऐसा है कि हमें ना साथ चलने की आदत नहीं है। हम जो है वो एक दूसरे को साथ लेकर चलना जो है पसंद नहीं करते। हम जो है वो 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बनाना पसंद करते हैं। सर हम क्यों करिश्मों के इंतजार में क्यों रहते हैं, मौजज़ों के इंतजार में क्यों रहते हैं हम? नहीं, मौजे भी ऐसे नहीं होते हैं। मौजे भी जो है वो उसके भी असर कुछ और होते हैं। लेकिन बात यह कि हम तो पुश्ती की गहराइयों को छू रहे हैं और होश तक हमें है नहीं। इसके बावजूद मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। सर ये तमाम इस वक्त सियासी सूरत हाल में क्या समझते हैं, इलेक्शन हो जाना बेहतर हल है या मुफाहमत का रास्ता बेहतर है? ये देखें जी, मुफाहमत ही हमेशा जो है वो आगे लेकर चलने का नाम है। अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन की तरफ है ना? हाँ जी, अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन की तरफ पड़ेगा ना। अगर अभी इलेक्शन में नहीं, बिल्कुल ड्यू है, इलेक्शन ड्यू है। इलेक्शन के बगैर तो गुजारा नहीं है। उसके बाद हालात ठीक होते नजर आएंगे? हाँ जी, उसके बाद हालात ठीक होते हुए नजर आएंगे जी। जाहिर है फिर वो जिम्मेदारी तो होगी ना, जो गवर्नमेंट होगी, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया होगा, वो इस चीज की जिम्मेदार तो होगी ना। अभी तो हम मुआशी तौर पर हमें कौन से बुनियादी तौर पर मुआशी तौर पर हमें कौन से ऐसे जो है वो पिन पॉइंट्स करने पड़ेंगे, फोकस जिनकी तरफ सेट करना पड़ेगा? देखिए, एक तो हमें बुनियादी तौर पर जो है ना, हमेशा लीडरशिप को लोग फॉलो करते हैं। ज़ियाउल हक ने मस्जिद नमाज पढ़नी शुरू की, लोगों ने महकमों में मस्जिदें बना दी थी। तो इमरान खान ने जो है वो शलवार कमीज पहनना शुरू किया, लोगों ने पेशावरी चप्पल को ही जो है वो आसमान पे पहुंचा दिया। तो बात यह है कि लीडरशिप को सादगी अपनानी पड़ेगी। हमें अपने सादगी की बातें सभी करते हैं, कौन करेगा? सादगी की बातें कोई भी नहीं करता यहाँ पर। मेरी बात सुने, करनी पड़ती है अगर आपने सरवाइव करना है तो। यानी हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, इनकम खर्चे कम करने पड़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बराबर लाना पड़ेगा। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बराबर लाना पड़ेगा, बिल्कुल इसको जो है वो कम करना पड़ेगा हमें। और उसका रोल मॉडल जो है वो लीडरशिप को बनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मियां हबीब साहब, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, इंतहाई माजरत के साथ दोबारा किसी प्रोग्राम में हम इस गुफ्तगू को डिटेल में जो है वो लेकर चलेंगे। आपका बहुत अहम पॉइंट था कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सके, और वो शुरू होगा अगर हमारी लीडरशिप का जो फुकदान है वो खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान की मौशत की हालत इस वक्त ऐसी है कि जिसके ऊपर ICU का वर्ड भी यूज़ करना शायद मुनासिब नहीं होगा। हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं क्योंकि अगर हमें कर्जे नहीं मिलते, अगर हमें इमदाद नहीं मिलती तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये बात यकीन तौर पर है। लेकिन हम अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में खुदारा कोई पाकिस्तान की तरफ सोचने वाला भी आएगा। हम इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और दुआ करते हैं कि कोई भी पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल सके और कोई ऐसा है जो वाकई पाकिस्तान का सोचे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।